नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियाघोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों को, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जमानत से जुड़े कानूनी समस्याओं की बात करने वाले हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कई बार आरोपी कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करता है, कई बार अंतरिम जमानत की मांग भी करता है या फिर रेगुलर बेल के लिए अर्जी दाखिल की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जमानत कितने प्रकार की होती है, जमानत दिए जाने का प्रावधान क्या होता है, कब और किन परिस्थितियों में जमानत मिल सकती है। इसे आज हम समझेंगे। अपराध दो तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। जमानती अपराध में मारपीट, धमकी, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत जैसे कई मामले सामने आते हैं। इस तरह के मामले थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आरोपी थाने में बेल बॉन्ड भरता है और फिर उसे जमानत दे दी जाती है। मामला बेहद गंभीर ही क्यों ना हो, लेकिन समय पर अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करे तब भी आरोपी को जमानत दे दी जा सकती है। मसलन ऐसा मामला जिसमें 10 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान हो, उसमें गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। अगर इस दौरान चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती तो आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167 के तहत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। वहीं 10 साल कैद की सजा कम करने के मामले में भी 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है और नहीं करने पर जमानत का प्रावधान है। अगर आरोपी को अंदेशा हो कि अमुक मामले में वो गिरफ्तार हो चुका है तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी थी। विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अर्चित उपाध्याय आपको जानकारी देंगे। अर्चित जी आपको जमानत से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। इस बीच हमारा फोन नंबर भी फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 012061279737। इसके अलावा एक और अन्य नंबर 012061279738। इस नंबर पर कॉल करके आप जमानत से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो अधिवक्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि जमानत की हम बात कर रहे हैं, जमानत क्या होती है और अगर हम उसकी कानूनी परिभाषा की बात करें, कानूनी संज्ञा की बात करें तो वो संज्ञा क्या होती है? जी देखिए, कानूनी भाषा परिभाषा जो है ये हमारी जमानत से रिलेटेड ये 436 से लेकर 439 तक दे रखी है सीआरपीसी के तहत, जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर। जी जमानत ज्यादातर दो तरह की होती है। एक होती है रेगुलर बेल, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया सारे के सारे एग्जीक्यूटिव को, और दूसरी होती है इंग्रिम बेल, जिसे हम इंग्लिश में एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं। दोनों के बीच में अंतर ये है कि एक जो रेगुलर बेल होती है उसमें जो मुलजिम है वो जेल अरेस्ट हो रखा होता है और वो जेल में होता है। वो उस समय कोर्ट के पास अप्रोच करता है और कहता है कि जी देखिए, मेरे खिलाफ जो कानूनी दाव लगा रखे हैं, जो मेरे खिलाफ बता रखा है मैंने ये ऑफेंस करा है, ये मेरे खिलाफ नहीं बनता है। मैं क्या कहते हैं, मैं हर समय पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करूंगा इन्वेस्टिगेशन में और मैं किसी एविडेंस को टेम्पर नहीं करूंगा। उस दौरान क्या कहते हैं वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करता है और कोर्ट उसमें डिसाइड करती है। इसके अलावा एक एंटीसिपेटरी बेल होती है, जो एंटीसिपेटरी बेल का अपने मतलब ही यही है कि मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ, जी मुझे पुलिस अरेस्ट करने वाली है, इसलिए मैं एंटीसिपेशन में आपके पास आया हूँ कि मेरे को प्लीज बेल मिल जाए। जी आप एक एंटीसिपेशन में आते हो जो 438 के अंदर आती है। एंटीसिपेटरी बेल जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ दो कोर्टों में ही लगती है। जो कोर्ट होती है, एक सेशन कोर्ट या दूसरी होती है हाई कोर्ट। तो पहली बार हर समय बंदा सेशन कोर्ट में जाएगा 438 में, जहां वो अपनी अर्जी डालेगा कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। दूसरी उसकी बाद अगर उसको वहां पर नहीं मिलता तो फिर से 438 में हाई कोर्ट के आगे एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। जी। तो ये आपका रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल के बीच में डिफरेंस है। ठीक है। इसके अलावा अर्चित, अगर हम बात करें जमानत कैसे ली जाती है, यानी कि जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत जमानत मिल सकती है, जमानत ली जा सकती है? प्रक्रिया जमानत लेने के लिए ये है कि जब पुलिस वाला किसी आदमी को अरेस्ट कर लेता है तो सबसे पहले तो जरूरी चीज है कि वो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के आगे उसे पेश करा जी, और फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है।
जब वो पुलिस के थ्रू अफेयर होता है कोर्ट में तो वो पुलिस कस्टडी में होता है। जैसे ही उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा होता है या भेज दिया जाता है, दोनों सिरों में हम एक रेगुलर बेल कोर्ट के आगे अप्लाई करते थे, जो उसके एडवोकेट के थ्रू वो फाइल कर सकता है। कोई भी मुलजिम कभी भी अरेस्ट होता है, उसके पास कानूनी अधिकार है कि वो अपने एडवोकेट को फोन कर सके, अपने रिश्तेदारों को बता सके कि देखिए मैं अरेस्ट हो गया हूँ, मेरे लिए प्लीज एक वकील नियुक्त करा जाए जो मेरे को रिप्रेजेंट कर सके कोर्ट में। क्योंकि हर कोई आदमी को तो कानून के बारे दाव पेच पता नहीं है, वो आपके लिए वकील ही होता है जो आपकी कहानी या आपको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के आगे और बताता है कि कैसे मैं बेगुनाह हूँ और मुझे रेगुलर बेल दे देनी चाहिए। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट के आगे पेश करती है पुलिस 24 घंटे के अंदर, जैसे मैंने कहा अरेस्ट करने से, उसी समय आप एक रेगुलर बेल एक फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के आगे, जहां पर आप बेसिकली बताते हैं कि देखिए मेरे खिलाफ जो भी इल्जाम लगाए गए हैं पुलिस द्वारा वो सारे के सारे क्या कहते हैं गलत हैं, मैं बिल्कुल एक इनोसेंट पर्सन हूँ, मैं कोई एविडेंस कोई टेम्पर नहीं करने वाला और मैं किसी कानूनी प्रक्रिया से भाग नहीं रहूंगी, मैं आपके सामने हर समय अवेलेबल रहूंगा, जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करूंगा। सो इस दौरान ये एक प्रक्रिया होती है रेगुलर बेल अप्लाई करने की, जो कोर्ट के थ्रू डायरेक्ट होती है। अगर आपकी वहां पर मजिस्ट्रेट सपोजिंगली अगर किसी को बेल नहीं देता है तो वो सेशन कोर्ट जा सकता है, सेशन कोर्ट में नहीं मिलती है तो फिर वो फिर से हाई कोर्ट जा सकता है और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से आप एक तरह से ले लीजिए 4 हमारे पास कोर्ट्स हैं जहां पर एक बंदा अपनी बेल की अर्जी कोर्ट के आगे डाल सकता है और उससे कह सकता है कि मुझे बेल दी जाए। ठीक है। इसके अलावा अजय जी हम समझना चाहेंगे कि जो जमानत देने के मापदंड वो क्या होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जमानती अपराध क्या क्या होते हैं, किस किस में जो है जमानती अपराध किसको हम कहते हैं? देखिए, जमानती अपराध का मैं पहले आपको क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। पुलिस के पास देखिए सीआरपीसी में या आईपीसी में जब भी कोई दफा है किसी भी क्या कहते हैं अपराध से संबंधित, उसमें दे रखा होता है कि ये अपराध या कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अब क्वेश्चन आता है कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है। पुलिस को किसी भी चीज में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर कोई भी उसे क्या कहते हैं कोर्ट से परमिशन की जरूरत नहीं है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां पर कोर्ट से पुलिस को किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन चाहिए। तो और वो ज्यादातर कौन से ऑफेंस होते हैं जिसमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होता है, तो वैसे तो हर धारा में दे रखा है कि कौन सा धारा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल है, मगर सीआरपीसी तब भी एक बताती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जो ज्यादातर 3 साल, जिसमें सजा 3 साल से ज्यादा है। तो जैसे ले लीजिए खून का केस जो होता है जो 302 में होता है, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है क्योंकि उसमें इम्प्रिजनमेंट जो है अप टू लाइफ है या डेथ है। या कोई एक सिंपल हर्ट का केस है, मैंने किसी को घूसा मार दिया जी, उसमें क्या कहते हैं किसी को सिंपल चोट आई जिसे 323 में आता है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल इस तरह से करके बन जाते हैं केसेस, जिसमें पुलिस को बेसिकली परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये डिफरेंस है। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ज्यादातर वो बेलेबल भी होते हैं। अगर कोई ऑफेंस बेलेबल है तो उसमें कुछ नहीं, अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है तो वो पुलिस उसको पकड़ कर नहीं रख सकती, ठीक है, उसको उससे बेल देनी पड़ेगी क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है। वो मेरा राइट है कि मैं पुलिस वाले को कहूँ देखिए ये बेलेबल ऑफेंस है, आप बेल की प्रक्रिया करिए, आप में से जो भी आपको श्योरिटी चाहिए, मेरा रिश्तेदार वो आकर खड़ा हो जाएगा, अपना आधार कार्ड दे देगा या मैं अपनी आईडी दे दूंगा और आप मुझे बेल दीजिए। उस केस में पुलिस वाला उसको डिटेन कर नहीं रख सकता। अब आ जाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और जहां नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं, तो उस केस में जो मैंने आपको अभी प्रक्रिया बताई, क्या कहते हैं उस बंदे को कोर्ट के आगे एक एप्लीकेशन डालेगा। अब कोर्ट को क्या ध्यान देना है, जो आपका पहला क्वेश्चन था, कोर्ट को ये ध्यान देना होता है सबसे पहले जब भी किसी की आती है बेल एप्लीकेशन, तो सबसे पहले कोर्ट देखता है क्या ये मुलजिम जो है क्या ये पहली बार अपराधी है या इसके खिलाफ बहुत सारे केस चल रहे हैं। जी, हम अपनी हर समय बेल एप्लीकेशन में ये जरूर मेंशन करते हैं कि मेरे क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्लीन है, मतलब मेरे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस और कोई नहीं चल रहा है, ये पहला है, तभी तो मैं इनोसेंट हूँ, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मेरी सोसाइटी में डीप रूट्स हैं, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं कोई कभी इसी आपराधिक चीजों में शामिल नहीं हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज कोर्ट ये देखती है क्या ये आदमी किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता। सोचिए कोई किसी बड़ी कंपनी का आदमी हो और उसने किसी निचले तबके आदमी को मारा पीटा हो या पिटवाया हो, तो कोर्ट ये देखेगी क्या इसके अंदर इतनी पावर है कि जिन लोगों ने देखा है
वो भी इसकी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, तो क्या ये उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो झूठ बोल दे कोर्ट के आगे? तो ये एक इन्फ्लुएंस ऑफ विटनेस देखा जाता है। दूसरा होता है टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस। सपोजिंगली वो जो लड़ाई है कैमरे में रिकॉर्ड हुई, सीसीटीवी कैमरे में, अब वो कैमरे का जो सारा का सारा पोजीशन है या उस पर कंट्रोल है उस कंपनी के मालिक पे है जो अपराधी है, जिसको पुलिस ने पकड़ रखा है। तो कोर्ट सबसे पहले देखी कि अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ तो क्या ये टेम्पर कर सकता है एविडेंस को? क्या ये वो सीसीटीवी फुटेज ही पता लगा डिलीट कर दे, जो इतनी जरूरी चीज है जो इस केस को डिसाइड कर सकती है? तो इस मामले में ध्यान देगी पुलिस, कोर्ट ध्यान देगी। इसके अलावा कोर्ट ये ध्यान देगी क्या ये बंदा जब भी इसको कोर्ट बुलाएगी क्या ये आगे कोर्ट के आगे पेश होगा, या पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोलेगी तो क्या ये होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, जिसे हम हिंदी में भगोड़ा भी कहते हैं। तो ये चीजों को सारी चीजों को ध्यान देना होता है और उसी हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है। बिल्कुल, तो ये जमानती और गैर जमानती अपराध जो है वो क्या क्या होते हैं वो हमने समझा। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि चार्जशीट ना होने पर जो बेल का प्रावधान है वो होता है, तो क्या होता है उसमें? जी, जैसे आपने अपने व्यूअर्स को स्टार्टिंग में बताया, जब भी कोई बंदा अरेस्ट होता है तो अगर उसमें सजा 10 साल से कम है तो पुलिस के लिए जरूरी है कि वो 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करे। क्यों करे? क्योंकि मेरी लिबर्टी, मेरी क्या कहते हैं जो मेरा राइट सबसे बड़ा जीने का मेरे को ये है कि मैं आराम से खुले आसमान में जी सकूं, मेरे को कोई बंदिश ना हो। अब आप मेरे को पुलिस ने किसी केस में गलत पकड़ लिया तो पुलिस के ऊपर जरूरी है कि वो 60 दिन के अंदर एक चार्जशीट फाइल करे, और अगर 10 साल से ऊपर है तो 90 दिन के अंदर करे। अगर पुलिस फेल हो जाती है इस मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बड़ी सारी जजमेंट्स है जो ये कहती हैं उस केस में, और जो सीआरपीसी के अंदर भी दे रखा है, उस केस में कोर्ट को बंदे को रिलीज कर देना चाहिए बेल पे। क्यों? क्योंकि चार्जशीट समय पे फाइल नहीं हो सकी, जो पूरा का पूरा एक 167 सेक्शन में दे रखा है। ठीक है, अब रेगुलर बेल के प्रावधान के बारे में भी हम समझना चाहेंगे। रेगुलर बेल का जो प्रावधान है वो क्या कहता है? देखिए, रेगुलर बेल का प्रावधान जो मैंने आपको बताया, रेगुलर बेल का प्रावधान जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे मजिस्ट्रेट वगैरह के आगे होते हैं वो होते हैं। तो रेगुलर बेल एक तो आप समझिए आपकी एक लगती है एमएम कोर्ट में, जो लगती है 437। आप मजिस्ट्रेट के आगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सबसे पहले आप मजिस्ट्रेट के आगे जाते हैं और एक रेगुलर बेल डालते हैं। देखिए जी, मैं इतने महीने से जेल में बैठा हूँ, पुलिस को कोई मेरे से अब इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, मेरी कोई कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत नहीं है, मैं जेल में हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, सारी एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर लिए तो अब मुझे छोड़ दीजिए। तो ये हो गया 437 में मजिस्ट्रेट के आगे। अगर अब मजिस्ट्रेट मेरी डिसमिस कर देती है तो मैं जाऊंगा सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का दोनों एक ही सेक्शन में आता है, वो है 439। वहां आप अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट के। देखिए, मजिस्ट्रेट साहब ने सही ऑर्डर नहीं दिया या सेशन कोर्ट ने नहीं दिया, अगर आप हाई कोर्ट के आगे गए हैं, और आप यही सारी चीजें जो मैं इंग्रेडिएंट्स पहले बताए थे, आप उन्हीं चीजों को फिर से कोर्ट के आगे रखते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि किस तरह से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर क्यों गलत है, क्या चीजें मजिस्ट्रेट ने कंसिडर नहीं करी। जब आप मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको रिलीफ नहीं मिलती तो आपके पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, मगर वो सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल 136 में जाते हैं, जिसे हम स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे अग्रिम जमानत क्या होती है, और अगर हम बात करें किन हालातों में हम किसी को भी ये मान सकते हैं कि अग्रिम जमानत जो है अर्चित जी मिल सकती है, क्या इसका प्रोसेस है? देखिए, जैसे मैंने शो के स्टार्टिंग में बताया कि एंटीसिपेटरी बेल मेरी एक एंटीसिपेशन है कि मेरे को डर है कि पुलिस वाले मेरे को किसी भी ऑफेंस के लिए पकड़ सकते हैं। ये ऐसी बेल है जो हम लोग वकील सारे अपने क्या कहते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि देखिए ये बड़ी सोच समझ कर डाली जाती है जी। अगर आपको सही में डर है कि पुलिस मेरे को अंदर कर सकती है और ये ऑफेंस इस लेवल का है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई अरनेश कुमार करकर, जिसने ये कहा कि जिन मामलों में 7 साल से कम सजा है उस केस में पुलिस को ऐसे ही नहीं पकड़ लेना चाहिए एज ए रूटीन मैटर। पुलिस को एक वजह चाहिए जो सेक्शन 41A CRPC बताता है कि देखिए वो बंदा टेम्पर कर देगा एविडेंस, या वो भाग जाएगा, या विटनेस इन्फ्लुएंस कर देगा, या ग्रेविटी है इसकी ऑफेंस की कि देखिए इसने बंदे ने हत्या बचा दी तो इसको अरेस्ट करो, वो भी ACP या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो क्या कहते हैं परमिशन लेगा तब अरेस्ट करेगा। तो जब इस तरह से हालात खड़े हो जाते हैं तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल डाली जाती है सीधा सेशन कोर्ट में जी। जो डलती है सीधा 438 सेक्शन के अंदर।
जहां आप सीधा कोर्ट को बोलते हैं देखिए जी मैं तो फुल कोऑपरेट कर रहा हूं और जो पुलिस वाले ये जो बातें बोल रहे हैं मुझे डर लग रहा है इससे मुझे पकड़ लेंगे, मगर ऐसा कुछ है नहीं, मैं एक इनोसेंट बंदा। तो आप सबसे पहले सेशन कोर्ट जाते हैं जी। कभी कभी क्या होता है सेशन कोर्ट से आपको बेल मिल जाती है और किसी केस में अगर नहीं भी मिलती है तो आप फिर से 438 सेक्शन के अंदर हाई कोर्ट में एक अर्जी डालें, जहां पर आप एक तरह से सेशन कोर्ट का ऑर्डर भी चैलेंज करेंगे जी। और हाई कोर्ट के अंदर सेम सेक्शन के अंदर फिर से आप हाई कोर्ट को अर्जी देंगे कि प्लीज आप मेरी एंटीसिपेटरी बेल डिसाइड करें। ठीक ठीक है, ये चीज ठीक है। अर्चित जी, अगर हम ट्रांजिट बेल की बात करें तो वो क्या होता है, उसके बारे में समझाइए जरा। ट्रांजिट बेल एक अच्छी चीज है जो बड़ी रोने की बात है कि बड़े सारे लोगों को नहीं पता होता है। मैं अच्छी बात है, आपने मेरे से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, इस बहाने व्यूअर्स को पता लगेगा। मैं एक वकील हूँ पेशे से और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे खिलाफ मुंबई में कोई झूठी एफआईआर कर देता है और वहां पर मेरे को पता लगता है जी मेरे तो अरेस्ट वारंट निकल गए। अब मुंबई कोई दिल्ली के पास तो है नहीं, उसके लिए मेरे को फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी या ट्रेन पकड़नी पड़ेगी तो ही मैं मुंबई पहुंचूंगा। वहां पर भी सपोजिंगली मैं आज वकील नहीं हूँ, कोई एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे वहां पर एक वकील चाहिए। तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करूंगा और मैं कहूंगा जी मुझे ट्रांजिट बेल दे दीजिए। मुझे ये एक एंटीसिपेटरी बेल की तरह ही होता है कि मुझे आप ट्रांजिट बेल दीजिए कि मैं यहाँ से बॉम्बे जाऊंगा, जो कंसर्न कोर्ट है वहां पर जाकर मैं अपनी बेल की अर्जी डालूंगा, मगर उस दौरान तक मुझे ट्रांजिट बेल दे दीजिए कि मुझे अरेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि मैं अपनी राइट कैसे एक्सरसाइज करूंगा, मैं एक वकील कैसे करूंगा, मैं किसी मुंबई में एक वकील को भी नहीं जानता। तो इस पर्पस के लिए अपना सीआरपीसी में प्रॉपर दिया गया प्रोविजन के इस तरह से आप हाईकोर्ट में जाकर आप ट्रांजिट बेल के लिए अर्जी डाल सकते। सिर्फ ट्रांजिट का मतलब ही यही है कि एक जगह से दूसरी जगह तक के लिए। तो मैं एक ट्रांजिट बेल डाली हाईकोर्ट के आगे, हाईकोर्ट ने दी हाँ जी ट्रांजिट बेल हम अर्जित जी को दे रहे हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट के थ्रू दी जा रही है। दिल्ली से लेकर ये बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे में भी जो भी कंसर्न कोर्ट है वहां पर जाकर एप्लीकेशन डालेंगे। सिर्फ इस दौरान के लिए हम इन्हें एक ट्रांजिट बेल दे रहे हैं जी। ये होता है ट्रांजिट बेल का जो। ठीक है अर्जित, अब पैरोल और फरलो की भी बात कर लेते हैं। काफी पॉपुलर है ये और लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में फर्क क्या है, किस आधार पर जो है दोनों मिल पाते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए उससे पहले एक सवाल और बनता है जो व्यूअर्स को जानना जरूरी है कि पैरोल और फरलो भी एक तरह की बेल होती है जिसमें आदमी बाहर आता है, मगर फर्क है बेल और इनमें। बेल एंटीसिपेटरी बेल, चाहे आप उसको रेगुलर बेल कीजिए, ट्रांजिट बेल कीजिए, ये सारे एक्यूज के लिए हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या ट्रायल ओवर नहीं हुआ है जी। मैं एक एक्यूज हूँ, मैं कॉन्विक्ट नहीं हूँ, मेरे को दोषी करार नहीं दिया गया है, उस केस तक चलता है सारा का सारा आपका बेल से लेकर। जब एक बंदे को दोषी करार कर दिया जाता है तो उसको मेरे को जिससे किसी बंदे को सजा सुना दी गई कि आपको जो जी 10 साल की सजा है, तो हर स्टेट ने एक रूल्स निकाले हैं अपने जो उनके जेल मैनुअल के अंदर या प्रिजन एक्ट के अंदर दे रखा है। जैसे दिल्ली में दिल्ली प्रिजन एक्ट है 2000 का, उसके रूल्स हैं 2018 के। 2018 के रूल्स में बकायदा दे रखा है कि पैरोल क्या होती है, फरलो क्या होती है। अब पैरोल एक वो पीरियड होता है जिसमें बंदे को एक तरह से क्या कहते हैं आपके क्योंकि अच्छा बिहेवियर रहा है, इस तरह से कहकर आपका एक इतने साल से आप अंदर रहे हैं, जैसे दिल्ली में है जी, अगर आप 1 साल से अंदर रहे हैं लगातार तो आपको एक पैरोल मिलेगी साल के अंदर 2 बारी मिलेगी 4-4 हफ्ते की। तो मतलब 1 महीना एक बारी बंदा बाहर आएगा, फिर 6 महीने के बाद फिर से पैरोल डालता है बाहर आ जाएगा, मगर ये सजा गिनी नहीं जाती, ये आपको वापस जेल में आकर काटनी है। फरलो जो होती है, फरलो दिल्ली के जैसे मैं रूल्स के आपको बताता हूँ, ये मिलती है 7 हफ्तों की। तो पहले क्या कहते हैं 3-3 हफ्ते की और 4 हफ्ते की, इस तरह से इसके 3 हिस्सों में इसको बांट। फरलो का फायदा ये होता है क्योंकि इसमें आपको ये 3 साल के बाद इसमें आप एलिजिबल होते हो जी। तो फरलो जब आप अप्लाई करते हैं तो फरलो के रूल्स ये कहते हैं ये एक छुट्टियों की तरह मिल रही है आपको, एक अवार्ड है बेसिकली आपका। जैसे दिल्ली में रूल है कि 3 साल तक अगर आपका जेल के अंदर अच्छा सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट रहा है, आपको जेल में जो भी काम किया गया है आपने उसको करा है, उसकी कोई उल्लेखना नहीं करी है, आपने जेल के अंदर कोई भी और दोषी मतलब आपने कुछ और लड़ाई नहीं करी है या कुछ गलत काम नहीं करा और आपने जेल सुपरिटेंडेंट की बात मानी है, तो क्योंकि आपका कंडक्ट गुड है इसलिए आपने अर्न करा है, इसलिए हम आपको छुट्टी दे रहे हैं। वर्ड ही यूज करा गया लीव, तो क्योंकि छुट्टी पे है तो हम आपकी सजा नहीं गिनेंगे।
तो 1 साल में 7 हफ्ते के लिए बंदा बाहर जा सकता है और उसकी वो सजा गिनी जाएगी जितने वो 7 हफ्ते के लिए बाहर है। तो उसको वो वापस आकर नहीं काटना जैसे पैरोल में काटनी है। तो ये पैरोल और फरलो के बीच में डिफरेंस है, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया बेल के बीच, क्योंकि ये सिर्फ दोषियों के लिए है जी। मगर एक एक्सेप्शन है, वो होती है कस्टडी पैरोल होती है, जो क्या कहते हैं दी जाती है 6-8 घंटे के लिए। सपोजिंगली एक बंदा है, उसके घर में कोई शादी है, हाँ। तो वो कोर्ट के आगे क्या कहते हैं अर्जी डाल सकता है, जी मुझे कस्टडी पैरोल दे दी जाए। और उस कस्टडी पैरोल में बोला जाता है कि जी 6-8 घंटे के लिए चाहिए, तो बकायदा पुलिस वाला उसको अकम्पनी कर वहां उस पर्पज के लिए उसको दे दी जाती है। बहुत बार आपने मूवियों में भी देखा होगा जी, कभी किसी अपराधी के फादर की डेथ होगी, मदर की डेथ होगी, तो वो पुलिस वालों के साथ हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है और क्या कहते हैं आग देने जा रहा है, दाह संस्कार करने जा रहा है। तो ये कस्टडी पैरोल के अंदर आता है। ठीक है, क्या होती है पैरोल फरलो, ये तमाम जानकारी दी और आपने तफ्तीश से तमाम जानकारी बताई कि कैसे जो है जमानत मिल सकती है, क्या प्रोसेस है, कौन गैर जमानती होते हैं, कौन जमानती होते हैं। बहुत शुक्रिया अर्चित उपाध्याय जी आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने समय दिया लीगल हेल्पलाइन में। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।